हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है नया ट्रांसफर मॉडल जो एच आर एम एस में, जिसे उदित बोलते हैं शॉर्ट में। फुल नेम उसका होता है यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर ट्रांसफर मॉडल। इसमें इसमें दिया गया है दोस्तों, इस विषय में बात की गई है। एक नया ट्रांसफर मॉडल लॉन्च किया गया। इसमें क्या क्या कोई भी कर्मचारी को किस तरीके से अपना ट्रांसफर लगाना है, उसका क्या तरीका है, उसमें क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं, उसके फॉर्म किस तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है, उसका प्रायोरिटी नंबर किस तरह से लॉस हो सकता है, ये सारी बातों को इसमें बताया गया है। इस उदित में लगभग लगभग रेलवे बोर्ड द्वारा 17 पॉइंट्स को कवर किया गया है, लेकिन हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले कवर करेंगे। और आपको चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। इसमें हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस पर बात करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन कैडर कोड क्या होता है, कैडर आईडी क्या होती है, कैडर लेवल आईडी क्या होती है। तो देखिए समझते हैं कि कैडर कोड क्या होता है। कैडर कोड क्या होता है, एक यूनिक आईडी नंबर होता है जिसमें इस किसी भी पोस्ट के ग्रेड पे, मेडिकल कैटेगरी और उस पोस्ट की सुरक्षा के संबंधी सारी बातों को स्टोर किया जाता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं आपकी भर्ती किस पोस्ट पे हुई है, उस पोस्ट की जो डिटेल्स जो जिसमें आपको दी जाती है उसको बोलते हैं कैडर कोड। सपोज ट्रैक मेंटेनर के लिए कैडर कोड जो है 276000। अब वो इसी कैडर कोड में कोई भी ट्रैक मेंटेनर की जो होती है वो भर्ती होती है, इसको बोलते हैं ट्रैक कैडर कोड बोलते हैं। ठीक, हम इसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। यह भी एक यूनिक पहचान नंबर है, लेकिन यह उस कैडर की यूनिट जैसे केजीपी एसडीएएच के लिए होता है। मतलब एक ही कैडर जैसे ट्रैक मेंटेनर अलग अलग यूनिट्स में हो सकता है, और हर यूनिट में उसका एक अलग कैडर आईडी होगा। कैडर आईडी यह दिखाता है कि कौन सा यूनिट उस कैडर को कंट्रोल कर रही है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे केजीपी में ट्रैक मेंटेनर की कैडर आईडी जो है 123 है, जबकि एस डी ए एच में वाइट ट्रैक मेंटेनर की कैडर आईडी हो सकती है 345 या 236। यानी कि आप मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि मतलब जिसमें कैडर आईडी वो होता है कि आपको किस स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग दी गई है, उस स्टेशन कोड होता है उसका उसका पोस्ट। कैडर आईडी होती है कि वो किस स्टेशन पर वर्क कर रहा है। अब आप समझते हैं कैडर लेवल आईडी क्या होती है। यह कैडर के ग्रेड पे या पद के स्तर यानी कि लेवल को दर्शाता है। एक ही कैडर में आईडी में अलग अलग लेवल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कैडर आईडी 123 के लिए लेवल आईडीज हैं 101, 102, 103, 104। यानी इसके कई ग्रेड हो सकते हैं। तो यानी कैडर लेवल आईडी क्या है, आपकी भर्ती जिस पोस्ट में हुई है उसमें कौन से लेवल पे आप वर्क कर रहे हैं। उसमें ग्रेड 2 पर हैं, ग्रेड 1 पर हैं, या सीनियर सीनियर हो चुके हैं आप उसमें सीनियर लेवल पे हैं, तो वो सारे लेवल जो आपको डिसाइड करता है उसे बोलते हैं कैडर लेवल आईडी। अब दोस्तों आपको लगभग लगभग एक छोटा सा जो क्लू है, जो डेफिनेशन, इसके बारे में आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी आई होगी। क्योंकि जब तक आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे के इसके नोटिफिकेशन को नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। चलिए हम बिना देर करते हुए अपने तीसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा बताता है कि IRRT और IDRT में इसमें ट्रांसफ़र लगाने की क्या प्रोसेसिंग होती है, इसमें क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या यह डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र से जुड़ा है, खासकर दो तरह के ट्रांसफ़र के लिए। IRRT जिसे बोलते हैं इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, जब कर्मचारी एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र चाहता है, इसे बोलते हैं IRRT। और IDRT क्या होता है, इंटर डिविजनल रेलवे ट्रांसफर, जब कर्मचारी अपने जोन के अंदर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना चाहता है। जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों आपको इसको इसके वर्ड से ही आपको समझ में आ चुका होगा ये कैसा ट्रांसफर है। तो इसमें ये पॉइंट आता है कि नॉर्मल ग्राउंड और स्पेशल ग्राउंड्स पर ट्रांसफर में क्या फ़र्क होता है। जब कोई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है तो उसे दो विकल्प मिलते हैं कि वो नॉर्मल लगाना चाहता है ट्रांसफर की स्पेशल ग्राउंड पर। अगर स्पेशल नॉर्मल ग्राउंड पर वो आवेदन किए हैं तो उनको एक एप्लीकेशन यूनिक नंबर मिलेगा। फिर उसकी सर्टिफिकेशन की जाएगी यानी जांच की जाएगी, उसके बाद उसको नॉर्मल आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर दिया जाएगा। इस तरह से वो उनका अपनी नॉर्मल ट्रांसफर वेटिंग लिस्ट में उनको जोड़ दिया जाएगा। यही अगर उनका स्पेशल ग्राउंड पर होगा तो उसी तरह से सारा प्रोसीजर वही लेगा, लेकिन उनका क्या होगा, स्पेशल ग्राउंड वालों की ये वेटिंग लिस्ट अलग होती है, तो उस व्यक्ति को स्पेशल ग्राउंड वाली लिस्ट में ही जोड़ा जाएगा। इसलिए अपना जब भी ट्रांसफर लगाए तो इस ब्याज पे हमेशा ध्यान दें कि वो आपका ये कैटेगरी सिलेक्ट जरूर होनी चाहिए कि नॉर्मल ग्राउंड पे आप ट्रांसफर लगा रहे हैं कि स्पेशल ग्राउंड पे। ठीक, चलिए इसका ए पॉइंट अभी हमने समझा था। अब इसका बी पॉइंट समझते हैं। बी पॉइंट में आवेदन जमा करते समय आवेदन संख्या का जनरेशन किस प्रकार होगा। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें भी कितने पॉइंट है, इसमें भी 3 पॉइंट आ चुके हैं, इसके अंदर भी 3 पॉइंट है। तो आवेदन जमा करते समय आवेदन संख्या का जनरेशन किस प्रकार होगा। फर्स्ट पॉइंट में है, जैसे ही कोई कर्मचारी IRRT या IDRT आवेदन जमा करता है, एक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर, एप्लीकेशन नंबर अपने आप उस आवेदन को दे दिया जाएगा। अगर आवेदन सामान्य आधार यानी नॉर्मल ग्राउंड पर किया गया है तो एक आवेदन नंबर बनेगा, फिर प्रशासन उस आवेदन नंबर की जांच करेगा और सत्यापन के बाद यह सामान्य आवेदन की सूची में
जोड़ दिया जाएगा। ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है, अगर आवेदन विशेष आधार पर उन्होंने किया है, तो जैसे कि विशेष स्पेशल ग्राउंड का मतलब हो, जैसे पति पत्नी का कोई मामला हो गया कि पति दूसरी जगह वर्क कर रहा है, पत्नी दूसरी जगह वर्क कर रही है, तो इस तरह से उसको स्पेशल ग्राउंड में माना जाता है। कर्मचारी को पीडब्ल्यू एम्प्लॉय हो या दिव्यांग किसी बच्चे का केयर टेकर हो, वो इस स्थिति को उसको स्पेशल ग्राउंड में माना जाएगा। तो स्पेशल ग्राउंड के लिए एक अलग से आवेदन संख्या बनेगी और उनको अलग से उस सूची में रखा जाएगा। चलिए अब हम अगले पॉइंट सी की ओर बढ़ते हैं। सी पॉइंट है, एक कर्मचारी के लिए ट्रांसफर आवेदन की अधिकतम सीमा क्या है। एक कर्मचारी IRRT यानी कि इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अधिकतम 3 बार आवेदन कर सकता है, लेकिन अगर वही डिविजनल रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालेगा तो वो 2 बार आवेदन कर सकता है। इसका मतलब ये है, अगर कोई कर्मचारी सामान्य कारण यानी नॉर्मल ग्राउंड पर अगर आप किसी जगह ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप एक ही बार एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर वहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाती है तो आप दोबारा उस जगह पर एप्लीकेशन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेशल ग्राउंड भी है तो आप नॉर्मल ग्राउंड पे एक एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद से उस जगह पे आप एक स्पेशल ग्राउंड पे आधार पे भी आप वहाँ पे एक और एप्लीकेशन उसी अपने डेस्टिनेशन यूनिट पे आप लगा सकेंगे। इस तरह से ये 3 आवेदन करने का प्रोसीजर होता है। आसान भाषा में देखिए, निष्कर्ष नीचे दे रखा है। IRT 3 बार और IDRT 2 बार है। आपको एक ही जगह जाना है, कैडर कोड सिर्फ एक बार नॉर्मल ग्राउंड पे वहीं जगह जाना है, तो स्पेशल ग्राउंड आप लगाएंगे तो फिर से आवेदन आपका संभव हो जाएगा, वहाँ पे फिर से एक बार आप और लगा लेंगे। तो होगा क्या, इससे आपको नॉर्मल ग्राउंड पे भी लग जाएगा और स्पेशल ग्राउंड पे आप दोनों तरह से उसमें वरीयता सूची आपको मिल जाएगी। अब डी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डी पॉइंट क्या कहता है कि परमिशन कैडर कोड क्या है, कि मतलब किस कैडर कोड के हिसाब से उसको मतलब परमिशन दी गई है। जब कोई कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन करता है तो उसका कैडर कोड सिस्टम खुद ब खुद पहचान लेता है। अगर जहां ट्रांसफर होना होता है डेस्टिनेशन यूनिट वहां वहीं या बराबर वाला कैडर कोड पहले से बना हुआ है, तो कर्मचारी उस जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। जिस डेस्टिनेशन यूनिट में आप जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे आपका कोई कैडर कोड है ही नहीं, तो आपको कोई भी आपका जो जोन है वो आपको किस तरह से आपको एक्सेप्ट करेगा। इसलिए जहाँ पे भी आप ट्रांसफर लगाएं, इसका पहले ही से इस विषय में पता कर लें कि वहाँ पे आपका कैडर कोड है कि नहीं। अगर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना ट्रांसफर लगा सकते हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि नॉर्मल ग्राउंड एप्लीकेशन प्रायोरिटी जनरेशन किस प्रकार करते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आते हैं। हम एक पॉइंट की विषय में बात करेंगे, आउट गोइंग नॉर्मल प्रायोरिटी ग्रुप नंबर और आउट गोइंग नॉर्मल प्रायोरिटी नंबर जनरेशन किस प्रकार होता है। स्टेप बाय स्टेप इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई कर्मचारी नॉर्मल ग्राउंड जैसे कि पारिवारिक कारण, स्वास्थ्य आदि पर ट्रांसफर की एप्लीकेशन देती है या देता है, तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन से मजदूरी सर्टिफाई मिल जाती है। तब सिस्टम उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक एक आउटगोइंग प्रायोरिटी नंबर दे देता है। अब कैसे मिलता है ये प्रायोरिटी ग्रुप नंबर। सबसे पहले कर्मचारी कैडर आईडी यानी उसका विभाग शाखा से जुड़ा है, उसका एक आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप नंबर होता है। ये पूरे कैडर आईडी के लिए एक ही होता है। सिस्टम उस कैडर आईडी के आधार पर सही प्रायोरिटी ग्रुप को पहचानता है और उसी के हिसाब से कर्मचारी की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी नंबर अलॉट कर देता है। ठीक। तीसरा पॉइंट बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी कर्मचारी की कैडर आईडी गलत तरीके से सिस्टम में दर्ज है, यानी कि मतलब वो काम कहीं और करता है, उसकी कैडर आईडी कहीं और उसकी HRMS में अपलोड है, तो अगर आप वो ट्रांसफर लगाओगे तो ये बाद में आपको दिक्कत कर जाएगी, वो रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। इसलिए जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए कि आपका कैडर आईडी वही होनी चाहिए, वही शो होनी चाहिए आपके में। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है एंड आउट गोइंग नॉर्मल प्रायोरिटी नंबर कैसे बनता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो हम बात करते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सभी कैडर लेवल को एक ही ग्रुप माना जाएगा। जैसे टिकट एग्जामिनर कैडर में अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे CTI, TTI, TTE। लेकिन जब ट्रांसफर IRRT या IDRT की प्रायोरिटी दी जाएगी, तो इन सभी को एक ही प्रायोरिटी ग्रुप माना जाएगा, क्योंकि ये सब एक ही कैडर आईडी की हैं, एक ही कैडर आईडी की ये सारे हैं, इसलिए इनको एक ही कैडर आईडी में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए अगर 3 कर्मचारी हैं, एक TT है, एक TTI है और एक CTI है, एक ही यूनिट में काम करते हैं, तो सबकी कैडर आईडी एक ही है, तो इन तीनों को एप्लीकेशन नंबर एक ही आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक। लेकिन इसमें ट्रैक मेंटेनरों का थोड़ा सा नियम अलग होता है। ट्रैक मेंटेनर इसकी प्रायोरिटी बनाने के लिए कैडर कोड को देखेंगे, ना कि कैडर आईडी को। मतलब अगर किसी यूनिट में ट्रैक मेंटेनर की अलग अलग कैडर आईडीज हैं, तो उन सभी को एक ही प्रायोरिटी ग्रुप में रखा जाएगा, ना कि अलग अलग, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में अलग अलग पोस्ट के अलग अलग बहुत सारी मतलब इसमें कैडर आईडीज होती हैं। इसको उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि कैडर कोड को ही इन्होंने एक स्टैंडर्ड मान लिया है कि अगर कोई भी ट्रैक मेंटेनर भाई अपना ट्रांसफर लगाएगा, तो उनको कैडर कोड के द्वारा ही
वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा या उनकी एक सूची जो लिस्ट बनाई जाएगी उसमें उनको इनलिस्ट किया जाएगा। ट्रैक मेंटेनर का एक ही आउटगोइंग प्रायोरिटी ग्रुप है और एक ही प्रायोरिटी लिस्ट बनेगी, भले ही उनकी कैडर आईडी अलग अलग हो। तो दोस्तों अब हम आगे इस ज़्यादा वीडियो पे बात करेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी काफ़ी इरिटेट फील करेंगे। इसलिए दोस्तों अब हम ये इन 3 पॉइंटों के विषय पे आज हमने चर्चा करी है कि इसका डेफिनेशन क्या है। जब भी आप कोई भी इस मॉड्यूल को पढ़ें या समझें तो इस डेफिनेशन को हमेशा कर दिमाग में बैठा के रखें कि ये डेफिनेशन में ये कैडर कोड जो है, इसका कैडर आईडी और कैडर लेवल आईडी क्या होती है, ये हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आपको उसका नोटिफिकेशन अच्छे से आप समझ पाएंगे। आज हमने इसमें बात करी प्रोसेसिंग इसकी किस तरह से होती है, IRT की और IDRT की। आगे के इस वीडियो की मैं सीरीज ला रहा हूँ, सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में हिंदी PDF के थ्रू सारी कंप्लीट कर दूंगा और सारे डाउट्स को आपको दूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।